ठीक है, आज हम लोग छोटा छोटा 4 टॉपिक है अभी, है ना, उसको देखेंगे, है ना। और इस तरह इम्यूनिटी आज ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सीरम एंड एंटी सीरम। ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये भी पैसिव इम्यूनिटी में मिलेगा। वहाँ तक समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है ये, है ना। तो सीरम क्या होता है और एंटी सीरम क्या होता है, ठीक है ना। तो सीरम इज ए yellowish liquid part of blood separate after blood clotting। नहीं समझ में आया होगा, है ना। ये सपोज कीजिए कि ये आप एक पॉट में यहाँ पर ब्लड रखे हुए हैं, ब्लड रखिएगा तो तुरंत वो क्लॉट कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ब्लड क्लॉट करेगा ना या कोगुलेट हो जाएगा, है ना, तब देखिएगा कुछ पिंक कलर का लिक्विड जो है ना बाहर घूम रहा है, बाहर सेपरेट हो गया है। ये हो जाएगा ब्लड, है ना, ये क्लॉट कर गया है, ठीक है ना। और ये जो येलोइश कलर का लिक्विड जो दिखाई दे रहा है ना, इसी का नाम है सीरम। समझ रहे हैं ना। ब्लड को आप एक पॉट में रख दीजिए, तुरंत क्या हो जाएगा, वो क्लॉट कर जाएगा, थक्का जम जाएगा उसका। जैसे ही थक्का जमेगा देखिएगा पीला रंग का कुछ पदार्थ उसमें से बाहर निकल गया या सेपरेट हो गया। येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड सेपरेट आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। और दूसरा चीज लिखना है, इट इज rich in antibodies, electrolytes, सोडियम पोटासियम, ठीक है ना, हॉर्मोन्स, इट इज, ये तो इसमें पाया जाता है। इट डू नॉट कंटेंस, इट डू नॉट, क्या नहीं पाया जाता है इसमें, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स कौन कौन है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। और क्या नहीं पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ऐसे ही नहीं क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी उसमें नहीं रहता है। कौन कौन सा है वो, प्रो थ्रोम्बिन एंड
फिब्रिनोजेन, फिब्रिनो, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इसी के कारण ब्लड क्लॉट करता है। ये ब्लड क्लॉट, जिसका ब्लड क्लॉट नहीं करता, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा उसमें। और भी होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो सीरम है ना, जो सेपरेट हो गया है, उसमें ब्लड सेल नहीं रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं रहेंगे उसमें, ठीक है ना, हो गया। और उसमें क्या रहेगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि सीरम इज ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। सीरम जो है ना, वो ब्लड ही है, लेकिन उसमें ब्लड सेल नहीं है, ठीक है ना, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं, हो गया ना। अब जरा एंटी सीरम पर आइए। एंटी सीरम, ठीक है ना। देखिए तो इट इज ए सीरम, ये तो सीरम है ही, रिच इन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी तो उसमें भी था, एंटीबॉडीज, है ना, लेकिन ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्यून एनिमल्स और ह्यूमन। समझ में आया? अब इसको ठीक से समझ लीजिए। अभी आप लोगों को मालूम है, जो कोविड जो इन्फेक्टेड हो गया था, है ना, तो उसको क्या किया गया, उसका वो जो इन्फेक्टेड हो गया और फिर वो ठीक हो गया, तो वो लोग जाकर अपना ब्लड दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? जाकर हॉस्पिटल में अपना ब्लड दे रहे थे। क्यों? क्योंकि कोविड जो इन्फेक्शन हुआ था, एंटीजन दिया था तो एंटीबॉडी बन गया था, तो वो एंटीबॉडी वो दिए थे, तो वही दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, सीरम उसका निकाल लिया जाएगा, और वही सीरम, और इसमें तो एंटीबॉडी है कोविड के अगेंस्ट, तो वही अब किसी को दे दिया जाएगा, तो उसका वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, है ना। तो वही है एंटी सीरम। ये कर किया जाता है, इसमें किया जाता है कि सर्टन एनिमल्स, है ना, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, एनिमल्स लाइक हॉर्स, sheep, rabbits are useful for developing antibodies. ठीक है ना। क्या किया जाता है, एंटीजन, सर्टेन एंटीजन दे दिया जाएगा हॉर्स को, शिप को या रैबिट को, कुछ दिन बाद वो तुरंत एंटीबॉडी बना देगा, और वो एंटीबॉडी उसे निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। और किसी इन्फेक्टेड, मान लीजिए कोविड का एंटीजन दे दिया जाए, तो कोविड इसके बॉडी एंटीबॉडी बना देगा, और वही एंटीबॉडी उठाकर दे दिया जाएगा किसी को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी सीरम कहेंगे, ठीक है ना। तो ये किसी इम्यून एनिमल या ह्यूमन से ही प्राप्त किया जाता है, और ये भी क्या है, रिच इन एंटीबॉडी, ठीक है ना। हम लोग को पढ़ना है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी किसी मनुष्य को आप दे रहे हैं,
एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी, तो पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, है ना। तो इट इज ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इट इज ए पैसिव इम्यूनिटी। क्या है ये? पैसिव इम्यूनिटी है। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि बॉडी में एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगा, बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, एक्टिव एंटीबॉडी बाहर से दे दिया जाएगा बॉडी में, पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये रेडीमेड पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। एंटी सीरम समझ में आ गया? ये भी सीरम ही है, लेकिन ये दूसरे के बॉडी में बन रहा है और किसी दूसरे को दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखें दूसरा पॉइंट है ना, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या है? तब यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी और यहाँ लिख रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? इट डेवलप्स आफ्टर response of antigen ठीक है ना। एंटीजन दिया जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा? एक्टिव इम्यूनिटी। इट डेवलप्स आफ्टर टेकिंग रेडीमेड एंटीबॉडी। समझ में आया? एंटीबॉडी बाहर से आप ले रहे हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा पॉइंट, इट लास्ट लॉन्ग। दूसरा, इट इज फॉर फ्यू डेज, ये कम ही दिन के लिए रहेगा, ये कम दिन के लिए रहेगा, ये बहुत दिन तक रहता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट, इट एक्ट्स स्लोली, ये तो धीरे धीरे काम करेगा, है ना। इट डेवलप्स, लिखिए ना, इट डेवलप्स स्लोली, इट डेवलप्स स्लोली और इट डेवलप्स फास्ट। ये तो रेडीमेड एंटीबॉडी दिया जा रहा है, बनाना तो है नहीं बॉडी में, है ना। इट डेवलप्स फास्ट, बहुत तेजी से ये डेवलप करेगा, है ना। और इट हैज नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट हैज साइड इफेक्ट
कॉल्ड है ना, इसका नहीं, इसका साइड इफेक्ट भी होता है एंटी सीरम का, तो उसको सीरम सिकनेस कहा जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, दूसरे से एंटीबॉडी लेकर दे रहे हैं तो बॉडी में एलर्जी वगैरह कॉज करता है। समझ में आया? एंटीजेन के कारण डेवलप करेगा बॉडी में या पैथोजन के कारण एक्टिव इम्यूनिटी। ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी में ले रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी बहुत दिनों तक रहता है, ये बहुत कम दिनों के लिए रहेगा, धीरे धीरे डेवलप करेगा, ये बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एंटीबॉडी तो बॉडी में है ही, कहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एलर्जी वगैरह कॉज करता है। और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना, उसको याद करना पड़ता है। देखिए पैसिव इम्यूनिटी, सीरम एंटी सीरम समझ में आ गया। घोड़े में, किसी जानवर में, है ना, एंटीजन, वो निश्चित कोई एंटीजन है, दे दिया जाएगा और वो एंटीबॉडी बना देगा, उस एंटीबॉडी को निकाल कर मनुष्य में दे दिया जाएगा, तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा, है ना। अब एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, है ना। इनिशियल आरंभ में, इनिशियल मिल्क ऑफ मदर, है ना, जिसका नाम कोलोस्ट्रम है, पीले रंग का दूध, है ना, कंटेंस, क्या करता है वो, IgA रखता है। हाँ ठीक है, देखिए तो एंटीबॉडी, अब बच्चा जब माँ से दूध लेगा तो क्या होगा, IG उसके बॉडी में चला जाएगा, तो एंटीबॉडी बॉडी में जा रहा है ना। न्यूबॉर्न gains IgA from मदर मिल्क। क्या दिक्कत है आपको? नया नया बच्चा पैदा होगा तो मदर का दूध लेगा तो उसको IgA भी मिल जाएगा, इम्यूनिटी उसको दे देगा, तो क्या हो गया, ये पैसिव इम्यूनिटी हो गया, ठीक है ना। एक और है IgG is transferred to fetus, transferred from mother to fetus through प्लासेंटा, है ना। देखिए तो IgG एंटीबॉडी, अरे एंटीबॉडी आप लोगों को 4-5 प्रकार का पढ़ाए थे, तो वो एक एंटीबॉडी है ये IgG, वो प्लासेंटा से होकर, है ना, और फीटस मतलब जो बच्चा डेवलप करता है उसके बॉडी में वो चला जाता है। तो ऑलरेडी एंटीजन, वो एंटीबॉडी प्राप्त कर लिया फीटस, है ना। फीटस का मतलब जो मदर के अंदर बच्चा डेवलप करता है उसी को हम लोग फीटस कहते हैं, है ना। तो फीटस प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी, है ना।
एक मिनट रुकिए तो। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे, है ना, देखिए तो बच्चा ऑलरेडी IgA और IgG मदर से ले लेता है, तो बच्चे में ऑलरेडी वो आ गया, तो क्या हो गया, वो पैसिव इम्यूनिटी हो गया, है ना। और अब हम लोग देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी क्या है ना, आपको मालूम है इम्यून सिस्टम, वही कल लास्ट में लाइन लिखाए थे, इम्यून सिस्टम, है ना, डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि बॉडी में बाहर का सेल कौन घुस गया है। बताए थे आप लोगों कि बाहर के तुम्हारा किडनी अगर किसी को बदलवाना हो, किसी को लंग्स बदलवाना हो, तो ऐसे ही नहीं किसी का लंग्स लगा दिया जाएगा, है ना। तब भीतर क्या करेगा, टी सेल जो है ना, वो जाकर उनको डिस्ट्रक्ट कर देगा, तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उनको, क्योंकि फॉरेन सेल हो जाएगा, तो सब मैच करेगा सब कुछ इम्यूनिटी, तब जाकर किसी का ट्रांसप्लांट। वो देने के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेगा, है ना, बायो एक्टिव कंपाउंड्स में दिखेगा, इम्यूनो सप्रेसर कुछ कंपाउंड है ना, जो दे दिया जाता है तो इम्यून को सप्रेस किए रहता है कुछ दिन तक, जब वो फंक्शन ठीक से करने लगता है तब फिर दिया जाता है। तो इस इम्यून सिस्टम की ये खूबी है कि वो अपना सेल और दूसरे के सेल को पहचान लेता है ना, डिफरेंशिएट भेद कर देता है ना। इफ इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स do not differentiate, अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, देन दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल्स, अपने ही सेल को मारना शुरू कर देगा, ओन सेल्स। बी सेल, टी सेल सब जो है ना, अपना सेल कौन है, दूसरे का सेल, बाहर का कौन सेल घुस गया, उसको पहचान लेता है, दोनों भेद कर लेता है। लेकिन अगर वो भेद करना छूट गया, नहीं भेद कर पाता है, तो क्या करे, उसका तो काम है मारना, अपने ही सेल को मारना शुरू कर देगा, है ना। तब उसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, है ना। रीजन, एनसीईआरटी साफ लिख दिया है, रीजन में बी जेनेटिक और अदर, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन एक ही एग्जाम्पल देंगे, वही आता है, रूमेटॉइड RH, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया,
है ना। तो गठिया कई प्रकार का है ना। एक तो गठिया मान लीजिए कि हर ज्वाइंट पर दर्द हो जाता है ना, वो सिंपल अर्थराइटिस है। लेकिन एक अर्थराइटिस रिमोटॉइड अर्थराइटिस होता है जिसमें परमानेंट फीवर भी रहता है, अंगुली वगैरह सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पैर का हाथ का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसको कहते हैं रिमोटॉइड अर्थराइटिस। तो ये क्या होता है इसमें, उस पेशेंट का अपना ही वो इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को मारना शुरू करता है। एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनिटी, अपने ही सेल को, अपने ही इम्यून सिस्टम बी और टी सेल उसको मारना शुरू करेगा तो ऑटो इम्यूनिटी कहलाएगा, है ना। ठीक है, इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ये सब दो दो नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस पर। अब लास्ट है इसका, है ना, हम लोग इम्यूनिटी अभी ख़त्म कर रहे हैं, है ना। अब है इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी, अगर किसी में इम्यूनिटी हो ही नहीं तब क्या किया जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्यूनो डिफिशियंसी, मैंने कमी, इम्यून सिस्टम उसमें है ही नहीं, है ना। इट इज कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच, जिसमें इम्यून सिस्टम इज वीक, इम्यून सिस्टम जिसका वीक है ना, और एब्सेंट, ठीक है ना। किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या है ही नहीं, क्या कहलाता है वो, इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए ये दो तरह का है, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी एंड सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना। इम्यून सिस्टम इज वीक और एब्सेंट बाय बर्थ, वो पैदा हुआ तबे से नहीं है उसके पास। इम्यून सिस्टम इज वीक और एब्सेंट आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद इम्यून सिस्टम गड़बड़ हुआ उसका, सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी, और पैदा हुआ तबे से नहीं है, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना। अब प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज कौन है, इसका नाम है एस्किड। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे इसको, पूरा नाम है सीवियर, सीवियर मैंने बहुत अधिक, सीवियर
combined immunodeficiency पूरा नाम है ना। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट लैक्स, पेशेंट में कमी होगी बी सेल में बी लिम्फोसाइट और टी सेल टी लिम्फोसाइट और बोथ उसमें बी की कमी होगी, बी लिम्फोसाइट नहीं रहेगा, टी लिम्फोसाइट नहीं, या दोनों नहीं रहेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी, और ये डिजीज का नाम हो गया एस्किड। ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखें, इस तो पैदा होने के बाद है ना, इट डेवलप्स थोड़ी सी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए इसका, एड्स में क्या होता है ना, कि इसमें भी इम्यूनो, इसका नाम है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, पहले तो होता है, पहले से नॉर्मल है वो आदमी, और बाद में क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम गायब। एड्स कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। उसमें होता क्या है, हम एड्स पढ़ना है लेकिन इधर नहीं पढ़ाएंगे, एड्स से कैंसर तुरंत पढ़ना है हम लोग को, इसके बाद वही है, लेकिन इसमें नहीं पढ़ाएंगे। हम डिजीज शुरू करेंगे, उसी डिजीज में वो भी पढ़ाएंगे, कैंसर और एड्स भी पढ़ाएंगे। अभी हम लोग को तुरंत पढ़ना है एड्स और कैंसर, नहीं पढ़ाएंगे अभी, है ना। और अब हम शुरू कर रहे हैं डिजीज, और डिजीज शुरू करेंगे तो उसमें अपने लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो आ जाएगा एड्स और कैंसर भी, और तब वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। सेपरेट दो को पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो एड्स में होता क्या है कि HIV वायरस जो है ना, वो बॉडी में वो टी लिम्फोसाइट को मार देता है। और बताओ, टी लिम्फोसाइट को मार दिया तो फिर क्या हो गया, बॉडी में इम्यून सिस्टम तो साफ कमज़ोर हो गया, बॉडी फ्री होने लगता है इम्यूनिटी से, और कोई भी दूसरी डिजीज आकर, हम लोग पढ़ेंगे उसमें कौन डिजीज आएगा, और आदमी को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, आदमी मर जाता है। एड्स वाला जो बीमारी है वो आदमी उसमें एक दिन में नहीं मरता है, 10 साल 15 साल टाइम लगता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है ना। और बॉडी उसका इम्यून फ्री हो जाता है बाद में, पूरा इम्यूनिटी रहती ही नहीं है, तब उसको मलेरिया हो जाएगा, बुखार कोई समय आ जाएगा, कोई भी डिजीज उसको इन्फेक्ट करके उसको मार, क्योंकि उसका कोई बॉडी में रोग तो है नहीं। अरे जब तक हम लोग जिंदा हैं तभी तक नहीं इम्यूनिटी है जी। कोई आदमी डेड कर गया, उसका डेथ हो गया, क्या हो जाता है उसके बाद, जब तक वो जिंदा है एकदम तंदुरुस्त है, बैक्टीरिया वायरस भीतर घुस नहीं रहा है, चूँकि इम्यूनिटी उसका मजबूत है, इम्यूनिटी उसको वायरस के भीतर नहीं आने देगा। लेकिन जब वो डेड हो जाएगा तो इम्यूनिटी भी ख़त्म साथ में, तब देखिएगा उस आदमी को जल्दी से जल्दी आग के हवाले या धरती के अंदर कर दिया जाता है, क्योंकि उसका बॉडी फूलने लगता है। फूड मटेरियल तो वैसे ही रहता है, बैक्टीरिया वायरस उसमें पहुंच जाता है, उसको खाने लगता है फूड मटेरियल को, बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है मरने के बाद। इम्यूनिटी है तब तक बॉडी हम लोगों का स्वस्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एड्स जो होता है ना, इसमें इम्यूनिटी ही कमज़ोर रहती है, और बाद में तो इम्यूनिटी फ्री हो जाता है पूरा बॉडी। हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हो गया जो बर्थ के बाद पैदा हुआ, ये बर्थ के पहले ही बाई बर्थ पैदा होता है, एस्किड डिजीज। तो ये रहा सीरम, एंटी सीरम। एंटी सीरम देखिएगा पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडी ही दिया जाता है। दूसरा देखें हम लोग पैसिव और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ाने के लिए ही हम सीरम को पढ़ाए हैं ना। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो पढ़ना है हम लोगों को, उसके बाद हम लोग देखें ऑटो इम्यूनिटी
ये आपका जो सेल है सब बी और टी सेल, आप ही के सेल को मरना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और तब हम लोग देखे हैं इम्यूनो डिफिशियंसी, कुछ लोगों को तो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती ही नहीं है, अब कुछ लोगों को होती है तो बाद में गायब हो जाता है, जिसके कारण ये एड्स बीमारी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में हम लोग पैरासाइट एंड पैथोजन शुरू करेंगे, डिजीज मतलब शुरू करेंगे। इम्यूनिटी हम लोग आज पूरी तरह छोटा मोटा जो भी था पूरी तरह ख़त्म कर लिया। आप लोग इसमें से मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी सब यही सब रहेगा और क्वेश्चन भी आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी आप नीट लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे अब पैथोजन एंड पैरासाइट शुरू करेंगे, है ना, और डिजीज़ के बारे में हम लोग सब देखेंगे। अच्छा।